स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हार का मुंह देख रही छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए मिशन 2023 बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार करने के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की आला कमान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं पार्टी की कमजोरी को कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा की गई। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की चुनौतियां आखिर क्या हैं? कोर ग्रुप की बैठक में चुनौतियों पर चर्चा हुई। डी पुरंदेश्वरी का अब क्या नेताओं पर भरोसा बढ़ेगा? डी पुरंदेश्वरी को क्या परिवर्तन की छूट दे दी जाएगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव में कांग्रेस के हाथोहार का मुंह देख रही बीजेपी को मिशन 2023 के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में प्रदेश बीजेपी नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक हुई। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भूपेंद्र सवन्नी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने हिस्सा लिया। प्रदेश बीजेपी नेताओं की राष्ट्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक में पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव के लिए कैसे मजबूत करे, इस पर चर्चा हुई। तो वहीं इस मुद्दे में प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों की रिपोर्ट पर मंथन, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन भी सौंप चुके हैं रिपोर्ट। प्रदेश में बड़े बदलाव को लेकर सौंप चुके हैं रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट वाले इलाकों में बड़े बदलाव की संभावना। नगरीय निकाय, सहकारिता और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा। संगठन को मजबूती देने पर हुई चर्चा। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बैठक को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर पहले भी प्रदेश स्तर पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन डी पुरंदेश्वरी प्रदेश बीजेपी नेताओं की वजह से किसी बदलाव में अक्षम दिखाई दी है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की बैठक को लेकर तंज कसती नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश चुनाव में लगातार हो रही बीजेपी की हार चिंता का विषय है, उन्हें चिंतन करना ही चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के द्वारा प्रदेश के नेतृत्व को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है, और अभी जो लगातार जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मात खाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है। ये सच है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता को अपने पक्ष में करने में नाकाम रही। लोकसभा चुनाव को छोड़कर चाहे निकाय चुनाव को या विधानसभा उपचुनाव, हर चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। राजनीतिक जानकार इस सब के लिए प्रदेश नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी नेता, सुबोध हरिद्वार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि 2023 की तैयारियों को लेकर ये बैठक हो रही है दिल्ली में, डॉक्टर विमल चोपड़ा आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या वाकई इसे 2023 से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि ये बैठक जो चल रही है दिल्ली में अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टी जो लगातार सक्रियता से काम करती है वो सब अपनी बैठकें इस प्रकार की करते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। वो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, और भारतीय जनता पार्टी तैयारी चालू करेगी। और अभी से तैयारी नहीं, तैयारी पहले से चल रही है, और ऐसी बैठकें जो है ये होते रहती है और आगे भी होंगे। इसलिए ये कयास लगाना कि अभी कमर कसी जा रही है, ऐसा नहीं है। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे हमारा जो अभी पखवाड़ा था उसको लेकर के, और केंद्रीय मंत्रियों का जो आना था, वो जो आकांक्षी जिले हैं उनके समीक्षा करने को आने का था। और ठीक है, वो भी अपनी बातचीत जो है, अपनी बातें रखते हैं केंद्रीय नेतृत्व के बारे में, लेकिन कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है कि कोई परिवर्तन होना है, कोई ये होना है, ऐसा नहीं। लेकिन चुनाव के बारे में, क्योंकि एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी,
और वो चुनाव की तैयारी करेगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है चुनाव। नहीं तो डॉक्टर विमल, परफॉर्मेंस को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है? नहीं जी नहीं, देखिए परफॉर्मेंस हो चाहे कोई भी चीज हो, सभी चीजों पर चर्चा होती है कि एक ही विषय ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस, ठीक है, ये भी विषय पर चर्चा होगी कि जो चुनाव में उसके क्या परिणाम आए और जो है हमारे संगठन के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, ये सभी विषय पर चर्चा होती है इसमें। जी सुबोध जी, तो जिस तरह से डॉक्टर विमल कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रूटीन चर्चा है क्योंकि 2023 के चुनाव से हालांकि नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी की हार रही है, ऐसे में लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि कम से कम बीजेपी के लिए इस वक्त ये बड़ी चुनौती रहने वाला है 2023, इसलिए काम करना चाहिए बीजेपी को अपने ऊपर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं विमल चोपड़ा जी की बात से सहमत हूँ। रूटीन चर्चा रही होगी क्योंकि दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही, खैरागढ़, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, सारे नगर निगम, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड के नगर निगम के चुनाव आए, वो सारे चुनाव हारने के बाद जो पार्टी नहीं जाग सकती वो आज क्या मंथन करेगी? और हार से सीखने वाली पार्टी यदि होती तो दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद सीख जाती, चित्रकूट में लड़ती, चित्रकूट के बाद सीखती तो मरवाही पे लड़ती, मरवाही के बाद सीखती तो खैरागढ़ में लड़ती। पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई है वो बहुत ही नेतृत्व विहीन और नेता विहीन जो स्थिति हो चुकी है, उस पर मंथन तो इन लोगों को करना ही चाहिए। और चाहे दिल्ली में करे, चाहे बॉम्बे में करे, चाहे कलकत्ता मद्रास में कर ले, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तब सुधरेगी जब छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर इनके नेता अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और यहाँ की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। मैडम का हंटर भी काम नहीं आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कि ऐसी जो मंथन है इन लोगों को 2023 तक करना ही होगा। और मुझे लगता है इन मंथन के दौर से भी कुछ नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में पूरे देश में रहती है, वो छत्तीसगढ़ में रिजेक्शन मोड पर जा चुकी है। यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और इतने उपचुनाव हमने तो, आप याद देखेंगे गीतू जी, छत्तीसगढ़ में जब भी कोई उपचुनाव हुए, जब हम सत्ता में नहीं थे तो 15 साल में हमने बहुत सारे उपचुनाव जीते। हमने खैरागढ़, हमने लोकसभा का उपचुनाव जीता, राजनांदगांव का, हमने कोटा का उपचुनाव जीता, हमने वैशाली नगर का उपचुनाव जीता, हमने कई नगर निगम जीते, रायपुर नगर निगम तो हम हमेशा जीते, बिलासपुर का नगर निगम हमने जीता, भिलाई का नगर निगम हमने जीता, जगदलपुर जीता था, अंबिकापुर जीता था, रायगढ़ नगर निगम हमने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी उपस्थिति छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में दर्ज कराई थी, तभी हम उपचुनाव जीतते आते थे, नगर निगम के, जिला पंचायत के चुनाव जीतते आते थे। भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति वो इतनी दयनीय है कि सारे नगर निगम वो हार चुकी है, सारे नगर पंचायत, नगर पालिका वो हार चुकी है, जिला पंचायत के अध्यक्ष उनके नहीं बन पाए कहीं पर। इतनी बुरी स्थिति है कि 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा उनके, मतलब 2 विधानसभा उनके पास थी, 2 जोगी कांग्रेस के पास थी, वो चारों की 4 विधानसभा जनता ने कांग्रेस को जिता दी। तो अब अगर मंथन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मंथन करना चाहिए। शायद डॉक्टर साहब के चेहरे की जो चमक है वो तभी तक थी जब तक वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो चमक भी गायब हो चुकी है। इनका जो नेतृत्व है वो भी एक तरीके से क्षीण हो चुका है इस प्रदेश में। और 2023 की भी मैं भविष्यवाणी आपके चैनल पर कर देता हूं, जैसे मैंने 20 राउंड 20,000 खैरागढ़ की थी, मैं फिर कहता हूं 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरा नहीं मिलेगा जो इनका नेतृत्व कर सके। भूपेश बघेल जी के सामने एक भी चेहरा अगर टिक जाएगा तो ये लोग चुनाव में आज जो 14 सीटों पर है उससे 10 पर ना आ जाए तो बताइएगा। बाबूलाल जी, आप क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए इस वक्त क्या चुनौतियां बना हुआ है? बीजेपी के लिए मेरी समझ जो बनती है 2023 के चुनाव में, वो भूपेश बघेल की जो ग्रामीण योजनाओं जो है उसकी क्या काट इनके पास है उसको प्रस्तुत करना होगा। इनको बताना होगा कि उससे आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हम आगे इसके और क्या करेंगे। ये प्रतिष्ठित जब ये करेंगे और जब लोगों को उस पर विश्वास होगा तभी कोई बात बन पाएगी, नहीं तो वर्तमान स्थिति जो है उतनी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और जहां तक इनके संगठन का प्रश्न है, डी पुरेंद्र जब से यहाँ पर प्रभारी बनकर आई हैं तो पहला दौरा उन्होंने किया, उसमें जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए उस बयान से ही लोगों ने ये समझने का प्रयास किया
खोजने का प्रयास किया कि उनको स्थानीय नेतृत्व जो मौजूद है उन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। वहीं से बात चली कि जो कुछ भी अंदर खाने में है वो ठीक नहीं चल रहा है। वहां से जो है अंदर कुछ भी हो, लेकिन इनके बयान ने यही एक मुद्दा बना दिया जी। उसी चीज पर जो आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कोर ग्रुप की बैठक होना, लेकिन इस कोर ग्रुप की बैठक में जो दृश्य समझ में आ रहा है, जो समझा जा सक रहा है, वो ये है कि अधिकार प्राप्त करने के लिए ये कोर बैठक हुई है कि हमको माने पुरंदेश्वरी देवी को यहाँ पर संगठन में बदलाव करने या किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की पूरी क्षमता अधिकार सहित दे दी जावे। मुझे तो ये महसूस हुआ है। और जहां तक मैं समझ पाता हूँ इस प्रदेश की राजनीति को, डॉक्टर रमन सिंह जो है इनका बड़ा चेहरा है और प्रदेश की नब्ज को अपने 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में समझ चुके हैं, अनुभवी हैं। उनका लाभ इनको लेना ही पड़ेगा। उनके चेहरे को अगर हटाने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हानि हो सकती है। और जब तक जो ग्रामीण योजनाओं की काट ये नहीं दे पाएंगे, उससे आगे हम कहां जाएंगे, कहां करेंगे, क्या करेंगे आपके लिए, वो योजना नहीं दे पाएंगे, तो अभी नैया पार लगने मुश्किल दिखती है आज की स्थिति जी। बाबूलाल जी, कहा यह भी जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी क्या कुछ बदलाव कर सकती हैं नेताओं को लेकर, क्या उन्हें इतने अधिकार मिल पाएंगे, क्या ऐसी भी कोई संभावना दिख रही है कि कुछ यहाँ पे बदलाव किए जाएं इस वक्त प्रदेश बीजेपी में? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है उसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं बन पाया है अभी तक के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये देखा गया है, प्रदर्शन देखा गया है कि वो किसी को भी चेहरा बना देती है एंड टाइम पे। ये उत्तराखंड में भी देखा और भी हिमाचल में भी देखा, किसी भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना करके जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ जाती है। तो यहाँ पर नेतृत्व के साथ चेहरा दिखा करके मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ा जाएगा या बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। रहा सवाल संगठन में बदलाव का, तो निश्चित रूप से जो है वर्तमान स्थितियां जो हैं, जो इशारा पुरंदेश्वरी देवी ने इससे पहले किया है, कुछ लोगों के प्रति उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो अब अधिकार अगर प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से जो निगेटिविटी वाले जो नेता हैं, जिनके कारण जनता के बीच में निगेटिव सोच बनती है, उनके लिए कोई ना कोई निर्णय ऐसा हो सकता है। वर्तमान नेतृत्व में क्या परिवर्तन होगा, किन लोगों को लाया जाएगा, ये अलग मुद्दा है, ये उनका आंतरिक मुद्दा है। लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन की उम्मीद दिखती इसलिए है कि जब ये परिवर्तन करेंगे तभी एक नया स्वरूप जो है ये ला पाएंगे और आगे लड़ने की मुद्रा जो है वो दिखेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को कि ग्रामीण योजनाओं की जो चमक भूपेश बघेल की सरकार की है, उससे अगर आगे जाने के इनके पास योजना कोई होगी, कोई कल्पना होगी, तो निश्चित रूप से इनको फिर से फायदा मिल सकता है। जी डॉक्टर विमल, आप क्या मानते हैं, जो भूपेश सरकार की योजनाएं हैं वो वाकई बीजेपी के लिए भारी पड़ती हुई दिख रही है, और इसकी काट जिस तरह से बाबूलाल शर्मा कह रहे हैं आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, तभी 2023 में कुछ हो सकता है? कोई काट ढूंढनी नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये काट स्वयं कांग्रेस दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस आज घबराहट में है, उसके हाथ पैर फूल रहे हैं। नया रायपुर में किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जाकर के मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले जिस जगह पर कहा हमारी सरकार आते ही 10 दिनों में आपकी मांगें पूरी हो जाएगी, आज उन पे लाठी चला रहे हैं। जिन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात इन लोगों ने कही थी, आज उनको रात को अंधेरे में उठा करके फेंका जा रहा है। आप नियमित अपने वादे जो हैं आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं सुबोध भाई की बात सुन रहा था, अरे विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव आए थे, आपकी पार्टी की क्या हालत हुई थी ये बताने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से आप नगर पालिका और नगर निगम की बात कर रहे हैं, चोर दरवाजे से आपने जीत हासिल की है। पहले प्रत्यक्ष चुनाव होते थे जिसमें जनता अध्यक्ष को चुनती थी, लेकिन आपने डरा धमका करके लोगों को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव लाया। और अभी खैरागढ़ की आप बात कर रहे थे, खैरागढ़ में कितने हाथ पांव फूले कांग्रेस के कि साड़ियां बांटनी पड़ी, पैसे बांटने पड़े, रुपये पकड़ाए, उनके जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप किस प्रकार की बात करते हैं कि खैरागढ़ के उपचुनाव में आप कहते हैं हम जीतेंगे तो बनाएंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं बनेगा। ये किस प्रकार का ब्लैकमेल है आपके पास? उस एक सीट के चुनाव के जीतने और हारने से आपकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप 3.5 साल में जिला बना सकते थे, या चुनाव हारते तो भी आप जिला बना सकते थे। लेकिन आप लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया लोगों को कि हम जीतेंगे तभी जिला बनेगा। क्यों हारते तो जिला आप क्यों नहीं बना सकते थे? जब वो मांग न्याय संगत थी कि खैरागढ़ को जिला बनना चाहिए, तो आप हारते तो क्यों नहीं बनाते? और आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में 6 और जिलों की मांग हो रही है, क्या वहां उपचुनाव होगा तभी आप जो है वहां जिला बनाएंगे? राजन की बात चल रही है, सरायपाली की बात चल रही है। डॉक्टर विमल जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए सुबोध जी से, अब उनके जवाब सुन लेते हैं। सुबोध जी, जिला बनाना है वहां उपचुनाव कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए जवाब देता हूँ। देखिए गीतू जी, आपके सारे सवाल तो आप ये बताइए, 6 जगहों पर और जिला बनाने की मांग हो रही है, वहां आप तभी उसको पूर्ण करेंगे जब उपचुनाव होंगे। और उपचुनाव किन परिस्थितियों में खैरागढ़ में हुए, क्या वही परिस्थितियां वहां के लोग उत्पन्न करें तब आप जिला बनाएंगे उसको? ये आपकी जो है। लेकिन डॉक्टर विमल, जिस तरह से लोगों ने भरोसा तो जताई दिया ना, चाहे जिला बनाने की बात की, चाहे कुछ था, लोगों ने अपना समर्थन दिया। जी डॉक्टर विमल। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 16 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी करते हैं ये, और दूसरे दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है बिना अनुमति के डीआरएम ऑफिस में प्रदर्शन करते हैं। उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए। चलिए सुबोध जी जवाब दे रहे हैं, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं डॉक्टर विमल जी। अब मैं जवाब दे देता हूँ। बताइए। अब जवाब सुन लीजिए, बहुत सारे आरोप हो गए और पॉइंट टू पॉइंट आपके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले कहा आपने कि प्रदेश में मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। यही भाजपा की उदासीनता को उजागर करता है, जो आदरणीय चोपड़ा जी ने कहा कि घर बैठेंगे, मुद्दे आ गए तो जीत जाएंगे, मुद्दे नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर आपने कह दिया खैरागढ़ में हमारे हाथ पैर फूल गए थे। खैरागढ़ की जनता के लिए हमने कभी नहीं कहा कि बनेंगे, जीतेंगे तो बनाएंगे और हारेंगे तो नहीं बनाएंगे, ये कभी नहीं कहा। हमने कहा कि इतने तारीख को विधायक बनेगा, उतने तारीख को आपको जिला मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा। आप जनता का सम्मान हम करते, जनता हमें ना भी देती तो हम जरूर करते। तीसरी चीज, आपने ये आरोप लगाया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे। आपने कल उनकी पत्रकार वार्ता पूरी देखी होती तो उन्होंने अपने कल के कार्यक्रम की भी अनुमति दिखाई थी। और 16 बिंदु की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं यूथ कांग्रेस में हूं और हम लोगों ने जब विपक्ष में रहते हुए विधानसभा का घेराव किया था तो 24 बिंदु उन 16 के साथ और 8 बिंदु जोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने दिया था हमें अनुमति। और इसके अलावा बता दूं आपको, शहर कांग्रेस कमेटी ने एक बार डीआरएम ऑफिस का घेराव करने का कार्यक्रम रखा था, तब भी आपने 24 बिंदु का दिया था। और लगातार ऐसे सारे सबूत कल मोहन मरकाम जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में दिखाए। मुझे उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके का भ्रम फैलाते जाएंगे तो शायद जनता उसमें फंसेगी नहीं। खैरागढ़ हो चाहे कोई भी उपचुनाव रहा हो, हमने किसी तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल के साथ चुनाव नहीं जीता। हाँ, अगर हमने जनता के इमोशंस के साथ चुनाव जीता, आप ये कहते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं कि हाँ, इस प्रदेश की जनता के इमोशंस हमारे साथ है और उस इमोशंस के साथ कभी हम ब्लैकमेल का काम नहीं करते। हमने कहा 2500 रुपए देंगे तो हमने 2500 रुपए दिया। आपने जब कहा आपने कभी नहीं दिया। हमने तो कह दिया हम 2800 रुपए भी देंगे, हम वो भी देंगे। जब आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कहा कि सेंट्रल पूल में हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ 2500 रुपए दे रहे हैं। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उस पैसे को जनता तक, हमारे जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमने उस पैसे को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पहुंचाया, प्रति एकड़ 9000 रुपए दिया, आगे भी देंगे। हमने कहा ना, हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते, हम छत्तीसगढ़ की जनता के इमोशंस के साथ चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई जरूरत है। शराबबंदी कब करेंगे ये बता दीजिए। मैं शराबबंदी भी करेंगे, आप चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी 2 विधायक तो दे उस समिति में। अरे आप 2 विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और आपके नेता विपक्ष को हमने हंसी आती है साहब, आप शराब की दुकान बढ़ा रहे हैं, निर्णय लेगी, आप शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि शराबबंदी संभव नहीं है, पक्ष में नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं शराबबंदी करेंगे बनाने के लिए आप दे दीजिए, उसमें जरूरत नहीं है। ये नाटक बंद कीजिए कि विधायक दीजिए करके। आप विधायक बोल रहे हैं कि बंद कर दीजिए, नहीं देना है। 3.5 साल से आपकी कमेटी बनी है साहब,
कह 3.5 साल दीजिए से समिति में कमेटी भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है, शराबबंदी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कह दीजिए। ये जो नाटक जो है ना कि विधायक दीजिए शराबबंदी, भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्य नहीं देगी उसमें, को आप नियमित कब करेंगे ये बताइए। आप जो है रायपुर में किसानों को लाठी के साथ क्यों उठा रहे हैं ये बताइए। आप उनको अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित कब करेंगे ये बता दीजिए। आप भूमिहीनों को पट्टा कब देंगे? आप पहले कहिए, एक करके पॉइंट पे आते चलिए। अरे तो शराबबंदी करिए ना साहब। चलिए, शराबबंदी मुद्दा है, ये मुद्दा है बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी से हम चालू कर देते हैं प्रोसेस को जी। आप कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी, बाबूलाल जी आप समर्थन करते तो दीजिए ना, कर दीजिए। आपने कहा था क्या घोषणा पत्र में कि भारतीय जनता पार्टी जब सदस्य देगी तब हम शराबबंदी करेंगे? ये नाटक बंद कीजिए। शराबबंदी आप जानते हैं कोई भी नियम सदन से बनता है, सदन के सदस्य जब सारे सदस्य उस पर सुबोध जी, लेकिन जिस तरह से लोगों से तो वादा किया गया था शराबबंदी को लेकर, वादा तो किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से असमर्थता दिखा रही है, इसके पीछे क्या वजह है फिर? देखिए, शराबबंदी को लेकर के पार्टी बड़ी स्पष्ट है। हमने अपने 36 वादे जो किए थे उसमें से 24 से ज्यादा वायदे छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कर चुकी है, और आने वाले 2023 में मैं आपको वादा करता हूं 2023 में हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे। उसका अर्थ ये होता है कि हम 36 के 36 वादे पूर्ण करेंगे, तब तो फ्रेश मैनिफेस्टो बनाएंगे तो वो होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा वादा फिर हम अगर 36 के 36 वादे पूरे हो जाते हैं फिर तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगा बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ के 2023 को जीतना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है फिर तो। चुनौती तो आज भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी स्टैंड करती है हमारे खिलाफ। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में 14 में ये जिस प्रकार से शासन और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं के ऋण माफी की बात की थी और फिर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, कालातीत ऋण जो डूबत ऋण है वो माफ होगा। अच्छा, लेकिन जो चल रहा है वो ऋण आप उस पर भी तो धन्यवाद दीजिए कि मुख्यमंत्री ने बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया 6500 करोड़ रुपए का, लाखों रुपए। उस पर कभी भाजपा ने धन्यवाद दिया? गरीबों को नोटिस हमने 14,580 शिक्षक एक साथ भर्ती किया, कभी धन्यवाद दिया आपने? हमने सब यूनियन किया लोगों चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। बाबूलाल जी आप क्या समझते हैं फिलहाल, क्योंकि स्ट्रैटेजी रणनीति बीजेपी की कुछ और ही होनी चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं भूपेश सरकार की वो ऐसी हैं जिनका शायद तोड़ बीजेपी के पास फिलहाल नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो कन्विंसिंग पावर है, यानी कि जो लोगों को कन्विंस करने की बात कही जा रही थी, वो भी शायद जनता के साथ उतना तालमेल और उतनी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाई है। तो कमियां बहुत सारी हैं इस वक्त, कैसे दूर किया जा सकता है बाबूलाल जी? देखिए, दूर करने के जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, ये मेरे नॉलेज में है। आरएसएस ने पिछले चुनाव में इनको बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया था, और इस बार जो है उन्होंने तय किया आरएसएस ने कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन को फिर से लाने का प्रयास करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज है, इनके जो सम्मेलन हुए क्षेत्र में बस्तर में, उस सम्मेलन में जो है जो बात निकली बाहर मंथन में, उसमें जो अमृत निकला उस मंथन में, वो अमृत ये था कि आदिवासियों का साथ पाए बगैर हम फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। ये अमृत निकला उसमें। इस अमृत को टारगेट बना करके जो ये बस्तर और सरगुजा को इन्होंने लक्ष्य बनाया है, और इसीलिए बस्तर में ज्यादा से ज्यादा नेता जो है बस्तर का दौरा कर रहे हैं। पुरंदेश्वरी देवी भी वहां 2-3 बार बैठक ले चुकी हैं। आरएसएस का संगठन वहां गांव-गांव में काम कर रहा है। इन्होंने ये समझ लिया है कि अगर हम किन्हीं भी तरीकों से बस्तर के आदिवासी क्षेत्र और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र में अपनी नैया पार लगा लेंगे, हम फिर से सत्ता में लौट सकते हैं। क्योंकि जो है वहां पर एक भी विधायक इनका नहीं है, ये माने बस्तर में भी नहीं है, सरगुजा में भी नहीं है। तो वहां अगर इनके पास विधायक आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है संभावनाएं बनती हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक फाइनल रिकमेंड देता हूं कि कांग्रेस एक साइड होता है ऐसा न सोचे। वो खैरागढ़ चुनाव में जो हुआ है उसको ध्यान से समझें। वो एक संकेत दे रहा है। संकेत ये दे रहा है कि आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिला बनाने का, जो उससे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र हो ही नहीं सकता था। एक आदमी चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक होगा, वो भी इस बात को सोचने को मजबूर हो गया था कि 1.5 साल के लिए तो चुनना है विधायक,
तो 1.5 साल के लिए विधायक चुनने में कम से कम जिला ही ले लिया जाए। तो वोट इनको एक तरफा मिलने थे। मेरी सोच तो ये थी कि कम से कम 50,000 की जीत होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7,000 वोट बढ़ा लिए। आश्चर्यजनक है ये। तो इसलिए जो है एक तरफा न माने, भारतीय जनता पार्टी अभी तो यानी कि बाबूलाल जी रणनीति और ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से चली जा रही है और बीजेपी अपनी तैयारी अंदर ही अंदर कर रही है, और ऐसा ना हो कि कांग्रेस को कहीं झटका लग जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी बातचीत के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।